कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी एक दूसरे से खुश नहीं है या एक पेज पे नहीं है, तो इसमें कोई वज़न है? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात हकीकत है। इन हालात में जो चूँकि बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, गवर्नमेंट में डिलीवर करना है, मईशत के हालात बड़े ख़राब हैं, तो जो एम्फसिस है जो मियां नवाज शरीफ साहब का, वो यही है कि हर हाल में शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत कामयाब होनी चाहिए और पंजाब में उनकी जो साहबजादी हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी भी हुकूमत कामयाब होनी चाहिए। बिकॉज़ यही एक तरीका है कि आप थोड़ी सी पॉपुलैरिटी रीगेन करेंगे PMLN की। अदरवाइज़ ये जो सारा भी मामला चल रहे हैं ना, और जो आज भी हम देख रहे हैं, तो इससे तो दूसरी तरफ की तरफ सारी चीज़ें जा रही हैं। और फिर मैं और एक बात देख रहा हूँ कि जो जिस तरह इमरान खान साहब के बारे में जो एक अर्ज, पता नहीं होता कि आगे जाके, लेकिन हुकूमत की तरफ से बड़ा ज़ोर लगाया जा रहा है कि इनको फ़ौज के हवाले कर दें, इनकी हवालगी फ़ौज के हवाले हो जाए, इनका ट्रायल मिलिट्री ट्रायल हो जाए। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी फेवर मज़ीद इमरान खान के लिए और PTI के लिए कोई नहीं हो सकती। और इसका जितना बड़ा नुकसान गवर्नमेंट को भी होगा, इसका नुकसान बिकॉज की पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं जो कि हमारे बाउंड्रीज़, पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं रहेंगी, इसकी पूरी दुनिया में इसकी एक इम्प्लिकेशंस होंगी। तो इसका नुकसान भी मियाँ मतलब PMLN को होगा, इसका नुकसान हुकूमत को भी होगा, और इसका नुकसान डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट को भी होगा। सो ये जो एक कोशिश है ना, जो मुझे समझ नहीं आती कि ख्वाजा साहब वकील किसके हैं। वो वकालत करना चाह रहे हैं इनकी, इमरान खान के हक़ में वकालत कर रहे हैं या किसके हक़ में करना चाह रहे हैं। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक एक चीज़ है कि आपकी ख्वाहिश है कि नहीं, हर हाल में इमरान खान को पनिशमेंट ही मिलना चाहिए। आल्दो मेरा ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो नॉर्मल, ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, ये जो 130वें नंबर पे है, मुझे हैरानगी है कि 130वें नंबर पे क्यों है। जो पीछे मुल्क हैं, पता नहीं वो हमसे किस तरह हमसे अच्छे होंगे। तो हमारा जुडिशल सिस्टम डिलीवर नहीं करता, और किसी को भी नहीं डिलीवर करता, आम लोगों को भी नहीं करता। तो इसलिए इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि ये ऑप्शन और इस तरफ प्रेशराइज़ करना किसी को, या इस तरफ बयानिया बनाना कि इमरान खान को हर हाल में फ़ौज के हवाले कर दें, ये इनको सर्व नहीं करेगा, इससे इनको नुकसान ही होगा। अच्छा एजाज़ सईद साहब, ज़रा उस साइड की ख़बर रखते हैं। तो एजाज़, क्या कोई संजीदा कोशिश हो रही है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो, और दूसरा फैज़ हमीद साहब के केस से कोई ऐसी चीज़ निकल सकती है कि जिसमें इमरान खान साहब भी फंस जाएँ? सलीम भाई, जो अगर आप ग्राउंड देखें तो मेरे ख्याल में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी एक इस वक्त जो तनाज़ा है वो अदलिया के साथ भी जारी है। और वो तनाज़ा क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि जी अदलिया जो है वो बानी PTI को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रही है। अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक यही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट देख रही है कि अगर कन्विक्शन किसी भी सिविल कोर्ट से नहीं होती तो फिर ये अपने पास लेंगे केस, और जो बानी PTI हैं उनको 9 मई के मुकदमे में सज़ा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़्यादा इनकी कोशिश यही होगी कि सिविल कोर्ट ही सज़ा दे, क्योंकि उसके ऑप्टिक्स खुद, जिस तरह सार साहब ने कहा कि उसके ऑप्टिक्स खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जो फैज़ हमीद साहब के केस के बारे में बात की आपने, फैज़ हमीद साहब इस वक्त ज़ाहिर है कस्टडी में है, और हमारा यहाँ एक सलीम भाई एक बड़ा अलमिया भी बन गया है कि अब किसी की जेब भी कटी हुई है ना उस दौर में, वो भी फैज़ हमीद के नाम पर डाल रहे हैं। अगर कोई जुर्म देख लें वो फैज़ हमीद के, और लोग तलवारें निकाल के आज बाहर निकल के आ रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि जब ये लोग पावर में थे, या जब इतने ताकतवर ओहदों पर बैठे हुए जो लोग होते हैं, वो उस वक्त तो ये कलमा हक कहने वाले कोई हमें नज़र नहीं आते। आज एक इंस्टीट्यूशन ने कहा है, उनकी अपनी इंटरनल डायनेमिक्स है, उसकी वजह से आप देखें कि वो किसी ने कह दिया जी कराची में एक कत्ल हुआ था, उसकी ज़िम्मेदारी भी फैज़ हमीद साहब। मैं को फैज़ हमीद साहब से मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, ना मैं उनका कोई तर्जुमान हूँ, लेकिन मैं देख के हैरान होता हूँ कि ये सारे लोग उस वक्त किधर थे। सिर्फ देखिए, अगर आप ग्राउंड पे देखें तो एक बंदे ने उस वक्त रेजिस्टेंस की थी, बाकी ज़ाहिर हम जर्नलिस्ट हैं, अंसार साहब भी जो ख़बरें थी वो सारे हम दे रहे थे, लेकिन रेजिस्टेंस अगर किस बंदे ने की थी, वो एक बंदा था जिसने जेन्युइन एक रेजिस्टेंस की, और उसकी वजह से मैं ज़ाती तौर पर उनका एहतराम करता हूँ, और वो अबसार आलम थे। आप देखें वो बड़े जो जिस पोजीशन पे भी थे उन्होंने रजिस्ट किया, और बाद में जब वो निकले भी तो वो नाम लेकर एतराज़ करते थे जब ये सारे पावर में थे, और फिर उनको गोली भी लगी।
मैं आई पर्सनली रिस्पेक्ट के अगर अब्सार आलम कोई तनकीद करते हैं, अब उनके पास है अखलाकी जवाब, उनके पास पूरा अखलाकी जवाब है। अब बाकी लोग आप देखें, शाम रात को 8 बजे के टीवी शोज़ देख लें, 10 बजे के टीवी शोज़ देख लें, लगता है कि इस मुल्क में एक ही बंदा है, वो मसाइल की जड़ था, मुल्क की मईशत ख़राब थी तो उसकी वजह से थी, मुल्क में जराइम हो रहे थे तो उसकी वजह थे। भाई जब वो पावर में था आप किधर बैठे हुए थे? इसमें एक बात ऐड करूंगा। देखें, पॉलिटिशियंस को भी ये काम नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम सहाफ़ियों को तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता। हमारा काम तो देखें ये है कि हम फैक्ट्स बयान करें। और एजाज़ ने इनके सोर्सेज हैं और मेरे और शायद एजाज़ से ज़्यादा आपके सोर्सेज होंगे इस्टेब्लिशमेंट में। मेरी जो आज तक की जो इतलात है ना, मैं आपको बताऊँ, जो लेटेस्ट मेरी इतलात जो मैंने कल परसों का चेक किया है, मैं 9 के हवाले से अभी तक उनके बारे में कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। ठीक। और म्यूटिनी के बारे में अभी तक उनके बारे में कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। अभी तक जो चीज़ें कंफर्म है वो ये हैं कि आपने पॉलिटिकली टॉप सिटी और फिर सियासी जो आप मामलात आपके जो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस और मुशावरत ये वो कि हाँ ये कर दें वो कर दें, ये इंटरफेरेंस ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट बिफोर रिटायरमेंट। देखें जो उनकी सर्विस के दौरान जो भी मुदाखलत होती रही ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में होती रही है, वो जो इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस है ना, उसके ऊपर तो अगर आप किसी को पकड़ेंगे ना तो फिर तो एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा, उसकी तरफ कोई भी नहीं कभी देखेगा। और वो तो ये तो इंडिविजुअल वही जो रिटायरमेंट के बाद का जो मामला था, और रिटायरमेंट के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो कि डायरेक्ट अटैक करी थी फ़ौज के ऊपर और फ़ौज की टॉप कमांड के ऊपर। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम सहाफ़ियों को कम से कम ये ज़रूर एहतियात करनी चाहिए कि मेरा गुस्सा, देखें मैं आपको नहीं पसंद करता है, आप मुझे पसंद नहीं करते, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। देखें ये नहीं होना चाहिए कि जो मेरे दिल में आए बस आप चूँकि पकड़े गए ना तो मैंने आपको छोड़ना नहीं है। ये बड़ी नाजायज़ बात है और अनफेयर बात है। अच्छा, वैसे अंसार साहब एक और बात भी, यानी कि हमारे जर्नलिस्ट तो हैं ही है ना, यानी कि वो उनसे जब वो पावर में थे तो उनसे मिलने जाया करते थे उनके दफातर में, पता नहीं क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पर जाके मिलने में मिलने में कोई कबात नहीं है, लेकिन ये कि आपने उधर जाके उनके हाँ में हाँ मिलाई है, आप उनके लिए इस्तेमाल हुए हैं या कि नहीं, आपने बतौर रिपोर्टर सिर्फ उनसे कुछ मालूमात हासिल करने। मिलने में एक बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उसमें कुछ ऐसे थे जो उनकी हाँ में हाँ भी मिलाते थे, कुछ ऐसे थे जो वहाँ पर जाके उनके पाँव को हाथ लगा के माफिया मांगते रहे अपने मफाद के लिए, कुछ ऐसे थे जो कहते थे आप हमें हुक्म दें, हम जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। और ये सियासतदान भी हैं हमारे ऐसे जो, और आज वही सियासतदान और वही साफ़ी जो उस वक्त जिसे कहते हैं लाइनें लगा के उनके दफातर में उनके हुक्म की तामील करते थे, आज वही देखें उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और किसी को कोई यानी कि अखलाकी कदर ही नहीं है कि माजी में वो क्या करते थे। ऐसा कोई नहीं था जो जाके उनको हक की नसीहत करता। नहीं, कुछ लोग थे और मैं अब वो कहना नहीं चाहता हूँ, वो डजन लुक वो चलो बिल्कुल लोग। मुजीबर रहमान शामी साहब, ज़ाहिर बात है ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के इश्तराक से कायम है और पीपल्स पार्टी हुकूमत में है भी और नहीं भी है। वो कहते हैं हमने तो सिर्फ रियासती ओहदे लिए हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो भी हुकूमत है। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ये रफ़ाकत आपको ज़्यादा देर चलती हुई नज़र आ रही है या कि उसमें भी कुछ मुश्किलात हैं? देखिए साफी साहब, हमारे यहाँ जितने भी माजी में इत्तेहाद बने हैं वो किसी एक नुक्ते पे बने हैं, किसी एक शख्स के खिलाफ बने हैं। तो अभी जो इमरान खान है वो उनके हदफ उनका इमरान खान है। जब तक वो मौजूद रहेंगे उस वक्त तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ चलती रहेंगी। ये मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले में ये सब इकट्ठे हुए हैं, और अगर वो मुश्तरका दुश्मन जो है वो कमज़ोर होगा या मंदर पे उस तरीक़े से नज़र नहीं आएगा तो तभी इनके तदादात उभर के सामने आएंगे। तो जब तो माजी हमें यही बताता है, इमरान खान साहब क्योंकि पूरी ताकत से मौजूद हैं, अपने वजूद का एहसास दिला रहे हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सियासी जमात जो है यानी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी वो एक दूसरे से कोई मुहाज़रा शुरू कर सकती हैं या एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो सकती हैं। थोड़ी थोड़ी बातें होती रहेंगी, दबाव बढ़ाया जाता रहेगा, कुछ अपने मफादात के हसूल के लिए एक दूसरे को थोड़ा तंग किया जाता रहेगा, लेकिन गाड़ी इसी तरह चलती रहेगी। तो बुनियादी मसला इस वक्त जी फरमाइए। बुनियादी मसला तो इस वक्त यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको आपने किस तरीके से डील करना है,
और उनके साथ क्या मामला करना है, फौजी अदालत में उनका मुकदमा चलना है या सिविल अदालतें जो हैं उनको उनसे ओहदा बरा होना है, ये एक बुनियादी सवाल है। और हमारा जो अभी जो बात हो रही थी कि हमारी सिविल अदालतें जो हैं वो बड़ी ढीली ढाली हैं, हमारा जो ढांचा है वो बड़ा कोई ये नहीं, नतीजा खेज नहीं हो पाता, वहाँ मुकदमात के फैसले नहीं होते। जितना दबाव रहा है हमारी जुडिशरी पे और जो जिस तरह के हालात का सामना हम करते रहे हैं, उसकी वजह से मेरा ख्याल ये भी एक जुडिशरी जो है वो अपने आप को अपनी जान छुड़ाती है, मामलात को लटकाती है और ताकि वो जितना भी हो सकता है अपने आप को महफूज रख सके। इस वजह से फैसले नहीं हो पाते। किसी भी सियासी लीडर के खिलाफ कोई फैसला करना कोई आसान काम नहीं होता और जहाँ जहाँ फैसले हुए हैं उसकी कीमत अदा की है जुडिशरी ने। मगर आप ये भी देखें, अगर माजी में आप देखें तो हमारे यहाँ रावलपिंडी साजिश केस देख लें, वो सिविल कोर्ट में मुकदमा चला था। शेख मुजीबुर रहमान का ट्रायल सिविल कोर्ट में हुआ था। जो हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस है या हैदराबाद कंस्पिरेसी केस है वो नैब के लीडरों के खिलाफ था, वो भी सिविल ट्रिब्यूनल जो है उसके तहत मुकदमा चला था। खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा जो है वो भी मार्शल्ला के दौरान चला लेकिन सिविल अदालत में चला। नवाज शरीफ साहब पर हाईजैकिंग का इल्ज़ाम लगाया गया लेकिन मामला जो है वो सिविल अदालत के सुपुर्द रहा। तो हमारी जो रवायत है कि हमारे सियासी लीडर जो हैं उनके मामला फौज अपने पास नहीं लेती या उसमें फरीक नहीं बनती या फरीक बनते हुए नज़र नहीं आती, तो इस वजह से एक सियासी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर खासा ये भी जो अब्बासी साहब भी कह रहे थे कि ये अगर खान साहब को आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करेंगे तो उनको एक उसका एक बड़ा एडवांटेज होगा और फिर उनको अपना दिफा करना और पूरी दुनिया में अपना मौक़िफ़ पेश करना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो हमारी जो मेरा ख्याल तो मामला जो हैं जो भी है, हम जिस तरह के हमारा ढीला ढाला सिस्टम है नहीं, मिलिट्री कोर्ट तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो अंसार भाई साहब ने उसकी तरफ इशारा भी किया कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के जिस तरीके से ताल्लुकात हैं तो क्या अदलिया से माजी जैसा काम लिया जा सकता है? हाँ, अब ये देखिए, ये तो देखें ना, कसरत इस्तेमाल से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उस तरह कारआमद नहीं रहती। तो अब अदलिया जो है उसके अंदर भी एक बाहर जज्बा मौजूद है अपने आप को असर्ट करने का या अपनी साख जो है उसको बहाल रखने का या कायम करने का। तो मेरा ख्याल उससे तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कोई नाउम्मीद भी नहीं होना चाहिए। बात यह है कि अगर आप जो भी निज़ाम है, हमारा सिविल स्ट्रक्चर जैसा भी है, उसके हम बेनिफिशरीज भी हैं और जो नुकसानात हैं उनका भी हम भुगत रहे हैं बहसीत कौम के। तो जब बहसीत कौम के हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके भी रेस्क्यू को हमारी अदलिया आती रही है और जाहिर है कि उस वक्त सियासी अनासर जो है इस पर बनाते रहे हैं। तो आज अगर अदलिया किसी दूसरे मामले पर गौर करती है या और तरीके से हालात को संभालने की कोशिश करती है तो मेरा ख्याल हमें उसके घरों के अंदर रहते हुए खेल जारी रखना चाहिए और कवायद और ज़वाबत जो है वो एक खेल के जो है उसको कोशिश करनी चाहिए जिस हद तक मुमकिन हो उनको हम अडॉप्ट कर सकें। तो हमें ग्राउंड से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये एक बुनियादी बात है। बाकी तो फिर ये ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल चीज़ें मौखर हो सकती हैं, उलझाई जा सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए तो आप जो हकायक हैं उनको दफन नहीं कर सकते ना, वो तो अपने आप को मनवा के रहते हैं।